तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो पुराना छूट गया था ना पार्ट फोटोसिंथेसिस का, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अरे ये मच्छर कहाँ से आ गया? ये थर्मोडायनेमिक्स की क्लास थोड़ी ना है। ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में आज मैं तुमको डिस्कस करके बताऊंगा लाइट रिएक्शंस के बारे में। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो अगर ध्यान दिया जाए, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इट इज अ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है थाइलाकॉइड्स, जो ग्रुप बना के बना लेते हैं ग्रेनम्स। इतना तो आप सभी को याद होगा ना। फिर इन दोनों के बीच के कनेक्शन को स्ट्रोमा लेमिला कहते थे। इसके आसपास के जो लिक्विड है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इतना तो याद रहेगा। अब हमने क्या किया, एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल के देख लिया। हम एक थाइलाकॉइड को जूम कर रहे हैं, तो जूम करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का एक थाइलाकॉइड, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, थाइलाकॉइड, पावर सेविंग मोड। ठीक है। तो बेसिकली ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट था, ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। इसके अंदर हम ग्रेनम निकाल करें। अब मैंने बताया थाइलाकॉइड के अंदर कुछ रिएक्शन सेंटर्स होते हैं जो लाइट रिएक्शन में अप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले जनरली समझेंगे, फिर और डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो जनरली समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस थाइलाकॉइड के अंदर, अभी मैं सिर्फ जनरल वे में समझा रहा हूँ, एक्चुअल वे में इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आइडिया नहीं है अभी तुम लोगों को, इसीलिए अभी किसी की भी पोजीशन को एग्जैक्ट पोजीशन मत मानना, क्योंकि मैं थोड़ा सा डेविएट करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब हम पोजीशन वाइज समझ लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रहते हैं नीचे की तरफ एक तरफ रहता है फोटो सिस्टम 2 और दूसरी तरफ रहता है फोटो सिस्टम 1। एक है PS1, एक है PS2, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसको P680 भी कह सकते हैं, इसको P700 भी कह सकते हैं। P680 नैनोमीटर, P700 नैनोमीटर, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट की इनको चाहिए एक्साइट करने के लिए। अब ये सन है, बचपन में देखा होगा, अभी भी देखते होगे, ठीक है। तो जब सन की रेस सबसे पहले किस पे पड़ती है, फोटो सिस्टम 2 पे पड़ेगी, क्योंकि पहले लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, उसके बाद हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है।
तो जब सन की लाइट लोअर फ्रिक्वेंसी के फोटो सिस्टम पे पड़ती है, तो मान लो फोटो सिस्टम तुमने पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when a light of suitable frequency fall on a particular thing, then the electron from its outermost shell excited from its atom, पढ़ा तो होगा इतना। तो ये मैटर है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही मान लेना। जैसी लाइट फॉल करती है तो यहां से रिलीज होता है एक इलेक्ट्रॉन, यहां से, अरे यार एक ही ले लेता हूं, क्या ले लूं, यहां से एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या एक्साइट हुआ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ऊपर प्रेजेंट है यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कौन है यहां, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो आपने जो इलेक्ट्रॉन भेजा, मतलब जो एनर्जी भेजी है नीचे, उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया और यहां बीच में प्रेजेंट रहता है ETS, क्या है ETS, ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलीज हुआ है उसको एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने और इसको ट्रांसमिट कर दिया किसको, ETS को, ठीक है। अब ETS क्या करता है, ETS के पास होता है ADP, क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये यहां पर होता है। और ये अब जैसे हमको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, रूट से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपको केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाना होता है, दो चीजों की रिएक्शन करानी होती है, तो रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, तो याद रखो अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाई काइनेटिक एनर्जी से गया है, यस और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उस एनर्जी को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में मिला देता है और फॉर्मेशन करता है ATP का, किसका फॉर्मेशन करता है, आ रही है बात समझ में, यस और नो। लाइट रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी तो बना रहे हैं, पहले जो हमें सनलाइट की एनर्जी मिली है उस सनलाइट की एनर्जी से हमें केमिकल फॉर्म की एनर्जी चाहिए जो हम बायोलॉजिकली यूज कर सकते हैं। हम भी जो खाना खाते हैं उससे ATP तो बनाते हैं, फिर बॉडी में यूज करते हैं। ऐसे ही सनलाइट से पहले बना क्या, ATP, कहां बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसकी मदद से बना, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है बात। अब आपने यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कम हो गई, हाँ के ना। तो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है PS1 में, कहां भेज दिया, एनर्जी कम हो गई ना, यस और नो, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम कट टू कट चलना, बिल्कुल। फिर 680 नैनोमीटर से सनलाइट बढ़ेगी भी तो, हाँ के ना। तो अब सनलाइट PS सिस्टम 2 पे ट्रांसमिट होगी, कहां होगी, PS2 पे, PS1 पे, किस पे ट्रांसमिट होगी, क्योंकि सनलाइट बढ़ गई। अब 700 नैनोमीटर की लाइट किस पे पड़ेगी, PS1 पे। तो सीधी सी बात है, अगर PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो PS1 से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी निकला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, तो सर यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहां पर भी कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा, जी बिल्कुल है, यहां पर भी एक अलग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये रहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये वाला जो है ना PS1 वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके पास मौजूद होता है NADP, क्या होता है, इस पे प्रेजेंट है NADP। तो ये क्या करता है, इस NADP को
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कन्वर्ट कर लेता है किसमें, NADPH। किसमें कन्वर्ट कर लेता है, किसमें कन्वर्ट कर लेता है, NADP। कुल मिला के यहां पर भी आपको बॉन्ड बनाना है। बात तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुम इतने घबराओ मत। 1 NADPH, अरे रे रे दादा, NADPH कुछ नई बात नहीं है, ATP की हायर करेंसी है। 1 NADPH इक्वल्स टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, बस और कुछ नहीं है, एक ही बात है। मतलब है, ये भी एनर्जी करेंसी है, वो भी एनर्जी करेंसी है, बस इसमें ATP के 3 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जब 3 ATP के मॉलिक्यूल आपस में ग्रुप बनाते हैं तो उसे NADPH कह देते हैं। ठीक है, याद रखना कोई भी ऑर्गेनिज्म NADPH वगैरह इनके फॉर्म में एनर्जी यूज नहीं करेगा, उसे बाद में तोड़ना तो इसको ATP में ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, एनर्जी जो थी ना इलेक्ट्रॉन की, उसको किस में यूज कर लिया, NADPH बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में, ओके ना, गॉट इट। अब बात सुनो, बार बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। बार बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जा रहा है, तो ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति या इलेक्ट्रॉन की जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे होगा, तो यही थाइलाकॉइड के अंदर इसी थाइलाकॉइड के अंदर H2O जो होता है ना पानी, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। H2O की स्प्लिटिंग होने से बनता है H प्लस प्लस 2H प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रिलीज होते हैं। क्लियर है बात, H2O की स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है और H2O की स्प्लिटिंग से ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं लग रहा, स्प्लिटिंग नहीं कर रहा है। H2O की स्प्लिटिंग होती है, पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, प्लस 2H प्लस प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी कमी को हम कैसे पूरा कर लेंगे, वाटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जितना पानी आप देते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते जाएंगे और उतना ही एनर्जी का ट्रांसमिट या एनर्जी का फॉर्मेशन होता जाएगा। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो बेसिकली अगर देखा जाए इस पूरे मैकेनिज्म में आपको 2-4 बातें याद रखने वाली हैं। अब उन 2-4 बातों पे थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर लेते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो। बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। डिंग 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 डिंग। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है, रिपीट कर दो। आ रहा है थोड़ा सा। टिंग 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 टिंग। दिख रहा है ना? अब सुनो, तो सिस्टम क्या है, इस तरीके का सिस्टम है, आपको ध्यान से समझना है कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम्स होते हैं। ग्रेनम के एक सेल को थाइलाकॉइड कहा जाता है। फिर उस थाइलाकॉइड के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 2 सिस्टम है, एक है PS2 और एक है PS1। एक 680 नैनोमीटर पे चार्ज होता है या एक्टिवेट होता है, एक 700 नैनोमीटर पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, PS2, सीधी सी बात है। तो सनलाइट आई और इसको एक्साइट कर गई, मतलब इसमें एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया। तो जब भी एनर्जी को ट्रांसमिट करोगे तो इसके अंदर भी एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी की तरफ एक्साइट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ऊपर बैठा था एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है,
अच्छा, तो उसका नाम है एक, अभी हम बताएंगे उसके बारे में, फाइटोक्विनोन करके नाम है, उसको अलग से पढ़ना है अभी। लेकिन अभी मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने कहा ना, अभी तुम बेसिक आइडिया से आगे बढ़ो। जब बेसिक आइडिया समझ जाओगे तब फिर कॉम्प्लेक्सिटी पे आएंगे हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया ETH, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके पास ADP मौजूद था और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मगर इन दोनों को मिलाने के लिए एनर्जी नहीं थी। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी की मदद से ADP और IP को मिला दिया और किसका फॉर्मेशन किया, ATP का, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था तो उसने इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, PS1 में, ठीक है। अब एक सेकंड रुकना, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है, किसका साइन होता है, पॉजिटिव, NAD+ होता है, NADP+। उसका रीजन बता रहा हूं अभी कैसे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट PS1 पे पड़ी, इट्स पड़ी, ठीक है। तो पढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसके भी अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था पहले से। अब ये क्या करता है, इसके पास एक मॉलिक्यूल है NAD+, क्या नाम है, तो ध्यान से देखो, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी इससे पूरी कर देता है और H+ को जोड़ देता है। सर उससे जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था इसे, वो वही तो एक्साइट होके ऊपर चला गया और यहां पे जाकर जुड़ गया, तभी तो पॉजिटिव का साइन हट गया। नहीं है भैया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन क्या, मतलब जो वो वाला इलेक्ट्रॉन देगा ना, हाँ, उससे पहले चला जाएगा फिर उसके पहले आएगा, वो इधर आएगा तब। अरे देखो बात सिंपल सी ऐसी है, चाहे ये पहले चले जाए तो भी यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी, तो ये फुलफिल कर देगा। तो लास्ट में देखा जाए तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खाली हो रहे हैं ना, इसकी कमी को पूरी करने के लिए ये पानी है, समझ रहे हो बात को। तो भले ही इसको आने में देर हो जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहा है। और इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन करेगा, तुम्हें तो बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो पाए, वरना पेड़ों को चूंकि करंट नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहां से एक्साइट किया, इसके पास चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को किसको भेज दिया, NADP+, तो उसने उसको बैलेंस कर दिया, चार्ज खत्म कर दिया और H+ को जोड़ दिया, NADPH का फॉर्मेशन कर दिया। जो एक NADPH का मॉलिक्यूल है वो कितने ATP के बराबर है, 3 ATP के बराबर, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो इस पूरी जो मैकेनिज्म है, इसमें हमने क्या बनाया, एनर्जी तो बनाई, अभी हमने फूड तो बनाया ही नहीं है, एनर्जी बनाई है। क्या बनाई है, तो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप जो लाइट रिएक्शन है वो हमको यही बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ सन इनटू द सेल या बायोलॉजिकल एनर्जी। सन की एनर्जी को हमने बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, बायोलॉजिकल एनर्जी है ATP। समझ में आई बात, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन क्या है, नहीं है बात समझ में, नहीं आई तो बोल दो ना मुझसे, नहीं आई सर खत्म, क्या कर लाइट रिएक्शन में क्या बोलना है हमको, इट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस। हाँ सर जब एनर्जी बच जाएगी तो ये NADP में जो चार्ज है ना हट जाएगा। हाँ तभी तो हटा है, तो पहले रहता है NADP+ पे है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के जाने से नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो पहले तो रहता है तो रिएक्शन। हाँ, तो इट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इनसाइड द thylakoid, comma stroma to form biological energy that is
ATP and NADPH molecule from the energy taking passing from अब बात सुनना ध्यान से। सनलाइट की एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं? दैट इज, फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। फोटोफॉस्फो, फॉस्फो का मतलब हम देखो फॉस्फेट ग्रुप भी तो जोड़ रहे हैं बार बार, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन, लेशन मतलब होता है जोड़ना, समझ गए? तो लाइट की मदद से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। क्या है ये? एड फॉस्फेट ग्रुप by the help of sunlight। किसकी मदद से? अब फोटोफॉस्फोरिलेशन दो टाइप का है, एक है नॉन साइक्लिक और एक है साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये है, ठीक है। नॉन साइक्लिक को हम कहते हैं जेड स्कीम। क्या कहते हैं इसे? ध्यान से देखो, ये जेड शेप बन रहा है, ऐसे देखो, जेड स्कीम नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे क्या ऐसे, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। तो पेपर में पूछो व्हाट इज जेड स्कीम? बेसिकली जेड स्कीम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? आई बात समझ में? इसको जेड स्कीम कहते हैं, नोट कर लो। अच्छा, नॉन साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इंक्लूडेड है? इंक्लूड्स बोथ PS1 एंड PS2। एन नहीं बोलते हैं, लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो ध्यान से देखो, एन बोल देंगे, उन्होंने जेड बोल दिया है, बस। समझ में आया? नॉन साइक्लिक, मेरी बात सुनो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन समझ में आया? इसका नाम क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, लेशन। नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, वो लौट के नहीं आएगा, चला गया वो चला गया। और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करता है? वाटर, ठीक है। इसे कह रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या है ये? इट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ बोलो। क्या? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर helps to balance electrons। तो याद रखना, वाटर की स्प्लिटिंग से ही क्या बैलेंस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स।
एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कौन बनाता है? वाटर। एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? एनीवन? कोई डाउट? क्लियर है? लेट्स सी। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना? इसे कहा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या फिर कह सकते हैं जेड स्कीम। इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन लौटकर अपनी पोजीशन पर नहीं आता है। ठीक है, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो भी देख लो। यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का फाइनल प्रोडक्ट है एटीपी एंड NADPH। समझ में आ गई बात? हमेशा याद रखना किस साइकिल का क्या एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ। साइक्लिक आहा, क्या हो रहा है? साइक्लिक फोटो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देख लेते हैं, न्यू डिजाइन आया है। अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक। बात समझना है यहां पे। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो साइक्लिक होता है। और क्या होगा? ओनली PS1 फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, तो केवल PS1 ही पार्टिसिपेट करेगा किसमें? रिएक्शन। तो ध्यान से देखेंगे हम फिर से। ओ थैंक यू। क्या करते रहते तुम? पागल हो गया? कुछ भी करते रहोगे हैं? पढ़ाई भी ध्यान दो। अच्छी बात थोड़ी ना पढ़ने आया। अब देखो ये है यहाँ पे PS1। क्या है? ठीक है, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये रहा। हाँ, इस तरफ ही है ना। फिर
बीच में क्या है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा, जब सनरेज आएंगी ठीक है, जब सनरेज आएंगी और किसको एक्साइट करेंगी जाके, नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन करेंगी, PS1 के इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या है, बात सुनना, साइक्लिक वाले सिस्टम में जो NADP, ये वाला सिस्टम उस सिस्टम से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं नहीं, उस समय PS2 काम नहीं कर रहा है, तो PS1 काम करेगा ना जब, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसमिट कर देगा, ETS को। ठीक है, और ETS का आपको पता है हमेशा ETS क्या करता है, ADP को जोड़ देता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और क्या बनाता है, ATP। किसकी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। और जो इलेक्ट्रॉन इसे अपनी एनर्जी देगा बाद में डी एक्साइट हो जाएगा और वापस से कहां चला जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वो लौट के कहां आ गया, वहीं। इसीलिए क्या हो गई, साइक्लिक प्रोसेस। और याद रखना इसमें केवल, सर इसमें फिर एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होती, इसमें नहीं, ओनली PS1 पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड formation of ATP takes place। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है। क्लियर है बात। और इलेक्ट्रॉन्स वापस से रिटर्न हो जाता है कहां पे, PS1। ये भी लिख देता हूं, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 returns back to it after photophosphorylation। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस, और लेशन मतलब एडिशन। तो लाइट की मदद से फॉस्फेट का एडिशन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ में आई बात, साइक्लिक समझ में आ गया, नॉन साइक्लिक समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, पक्का, क्या डाउट, बोलो बोलो। सर वो फोटो सिस्टम 2 क्यों नहीं होता, फोटो सिस्टम ट्यूब मतलब हर, अरे बात समझ, इसमें क्या है ना, रिएक्शन सेंटर्स ज्यादा होने की वजह से कभी कभी ये खुद ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी किसी फोटो मतलब जो आपका थाइलाकॉइड से वहां PS2 एब्सेंट होता है, तो वहां पर भी अगर फोटोसिंथेसिस होना है या लाइट रिएक्शन होनी है तो ये इसी की मदद से हो जाती है, कुछ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, उसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं। हमको तो बस ये समझना है कि लाइट रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती थी, एक इस तरीके से हो सकती है, एक इससे पिछले वाले तरीके से हो सकती है। क्लियर है बात, बोलो। अरे बोलना सर, पहले वाले में क्या हुआ था, NADPH में, हाँ NADPH था, उसमें आपने बोला था फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसलिए उसका नाम ये दिया था। अब इसमें तो वो है ही नहीं, तो क्या हुआ, अरे फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, सनलाइट की मदद से फॉस्फोरस का ही तो एडिशन हो रहा है आज भी। सनलाइट की मदद से ATP का बनना, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट रिएक्शन का मतलब ही फोटोफॉस्फोरिलेशन है। जो लाइट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, उसका मतलब ही क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। सनलाइट की मदद से ATP का बनना। NADPH भी क्या है, एक तरीके का ATP तो है,
इसको बाद में तोड़ने के बाद कितने एटीपी मिलेंगे? 3 एटीपी मिलेंगे। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में तो मैं सिखाई चुका हूं क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, टेकिंग प्लेस इनसाइड द थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन। क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर? क्या है? एनसीईआरटी है क्या किसी पे? लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब इसी साल खरीदी हो। तुम्हारी लेटेस्ट है? हमारे जमाने में ना बहुत मोटी आती थी ये। हाँ सर, वो मैंने रखी है आपके जमाने की। क्या कहना चाहते हो तुम? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी की स्प्लिटिंग हमने पढ़ा है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ही तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जो H2O है इसे हीट करते हैं, सनलाइट आती है तो एक इसमें ब्रेक होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H प्लस प्लस नेस्केंट ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से तो ब्रेक होता है। तो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है? within thylakoid membrane when sunlight of suitable frequency falls, then the water molecules split or break down into H plus, electrons, and oxygen. This splitting of H2O helps to balance the electrons and maintain pH। और किसको मेंटेन कर देते हैं? pH को। क्लियर? तो ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यही इलेक्ट्रॉन किस में यूज हो जाता है? फोटो सिस्टम 2 में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बैलेंस ही तो कर रहा है ये, हाँ के ना? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? देखा, मजा आया? मजा डिपेंड करता है, सच बताऊं ना, मन पे। इसमें मजा नहीं आया? कितना तो सिंपल था। इलेक्ट्रॉन्स एक साइड, फिर डी एक साइड, फिर एक साइड, फिर डी एक साइड का काम ही नहीं था, फिर तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। नॉन साइक्लिक में ये था ना, हाँ कि ना? मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि तुम्हें कंफर्टेबल लगे। क्यों? तो हाँ बिल्कुल,
शाम को हम पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन खत्म कर लेंगे आज। आज एक्सक्रिएशन खत्म हो जाएगा 5:30 तक। अरे आज उनका उनको चले जाने दो, 12th खत्म हो जाने दो। आज मैं प्रोबेबली कोशिश करूंगा आज उनका खत्म हो जाए, ठीक है। वो लास्ट चैप्टर है और लास्ट ही टॉपिक 2-3 बचे हैं बस, इवोल्यूशन चल रहा है उनका, इसलिए मैंने तुम्हें सुबह बुला लिया। कल अगर तुम आ सको तो कल भी आ जाना। चलने अरे चल, हमें क्या, वो तो प्राइवेट ही रहना है, किसी को थोड़ा भेजना है हमें। जब मन होगा तब मैं ही देख लूंगा, और क्या है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, बायो में कभी कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं तो अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो मेरे पास पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं 12th के पूरे। तुम पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकते हो वहाँ पे, उससे भी पढ़ सकते हो। वैसे दीदी अच्छा पढ़ाएंगे, तुम टेंशन ले रहे हो फालतू का। देखो तो वो पहली बार पढ़ा है, देखो क्या है, जब वो भी एक तरीके से उनका स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ना हर पर्सन मेहनत करता है। सर आपका गंगा में क्या जा रहे हो? अब जा कर रही हो, क्यों जा रहे हो? नहीं अभी देखो ऐसा है कि मैं अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा ग्वालियर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ मेरा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के लिए जा रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली मेरा एक ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है, तो मेरे को इंटरव्यू के लिए तो वहाँ मुझे थोड़ा सा जाना है इंटरव्यू के लिए तैयारी करने। तो पहले तो मैं अभी ऐसा कोई सिलेक्शन के लिए नहीं हुआ है अभी तो मेरे को इंटरव्यू देना है, उसके बाद मेरिट आती है, तब पता चलेगा कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मैं तुम लोगों के साथ वो नहीं कर सकता ना एक तरीके से खिलवाड़। मतलब मैं अभी तुमको बोल दूं कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मई जून जुलाई में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, फिर मैं तुमको बोलूँ कि अब मैं गुड बाय, अब मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मतलब अभी मैं तुमको पहले से जा रहा हूँ तो तुम्हारा सेशन तो शुरू नहीं कर रहा हूँ ना, फिर तुम्हें बीच सेशन में छोड़ के जाऊँगा अगर, तो वो बहुत गंदा हो जाएगा। फिर जुलाई अगस्त में तुम कहाँ भटकोगे, फिर तुम्हें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर एकदम से कोई टीचर भी अरेंज नहीं कर सकते हम। तो क्या है, जब तक मोनिका जो है ना दीदी है, वो तुमसे अच्छा कोऑर्डिनेट भी कर लेंगी। मैंने क्या ना, शुरुआत में मेहनत करता है, तुम उनसे जैसा बोलोगे ना वो वैसा वैसा तुम्हें पढ़ाएंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लेंगी तुम्हें चीज़ों। मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, तो वो स्टार्टिंग में लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं बस अपने अकॉर्डिंग उनसे बोलना है कि सर दीदी हमको ये रिवाइज कर दो, ऐसा पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, आप थोड़ा सा एक काम करो, लिखवाया बाद में करो, पहले आप समझा दिया करो। वो हो सकता है क्या कराती हूँ कि लिखाते पढ़ाते पढ़ाते लिखा भी रही हूँ, तो उसमें क्या है ना, माइंड में वो चीज़ें बैठती नहीं है, तो बोल दिया करना कि सर पहले क्या दीदी आप करो, पहले आप समझा दो, फिर हम लिख लेंगे। तो क्या तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। अब तुम किसी और जगह जाओगे ना, यहाँ पे सीनियर टीचर हैं, तुम नहीं बोल पाएंगे वहाँ पे कुछ, तुम्हारे सर वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है ना कि मतलब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, एक प्लस पॉइंट, क्योंकि वो तुम्हारी कंपेरेबल एज के हैं, तो तुम अपने हंसी मजाक भी कर पाओगे, बोल चाल भी कर पाओगे। ये है बस, एक कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा तुम्हें, और तुम अपने हिसाब से देख लेना, ये मैं बताऊँगा बस। बाकी फर्स्ट डे है भाई, पहली बार पढ़ाया किसी व्यक्ति ने, तो अजीब तो होगा। तुमसे कह दूँगा आके यहाँ पढ़ा दो मेरे को, है तो अजीब तो रहता है ना। बाकी वो हर तरीके से हेल्प कर सकती हैं तुम्हारी, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स भी आता है उनको अच्छा खासा। हाँ टॉपर तो थे। और फिर बाकी मैं वीडियोस तो भेज ही दूंगा 12th के, मेरे पास हर एक वीडियो है टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक वाइज वीडियो है। तुम उसे बढ़िया कान में लीड लगा के सुनना, मस्त तरीके से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर तो तुम पे है ही, ग्रुप बना ही रहेगा, उसे छोड़ना मत,
जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो तो उसमें डाल देना हाँ, मैं कहाँ छोड़ूंगा, तो उसमें डाल देना, मैं उसमें सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो Zoom मीटिंग ले लेंगे, बट कर लेंगे मैनेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जाना है तो मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं इसलिए मतलब ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का बाद में ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि जुलाई अगस्त में अगर मेरे को जाना होगा ना और मैं चला गया तो फिर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुम ना कहीं इधर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तब वो ज़्यादा खराब हो जाएगा। कहीं मैं खुद ही रिस्क में हूँ कि इधर जाऊँ कि इधर हूँ, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया जानबूझ के। क्लियर हुई बात? तो अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ थिंग। तो अभी हमको पढ़ना है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझना है, ये समझ, हाँ कीमियो ऑस्मोटिक हाँ केमिकल्स। ऑस्मोटिक मतलब मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें बस थोड़े से टेढ़े मेढ़े नाम है, उन्हें थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, बाकी सब तो हो जाएगा। जैसे कि एक प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6F है और एक प्लास्टोसाइनिन है, ठीक। क्लियर? अब आई बात समझ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर अब मैं तुमको समझाऊं, बस 3 ही है, 3 याद कर लोगे आराम से। कीमियो, स्पेलिंग देखना, कीमियो सही है, CHEMIO। ऑस्मोटिक के लिए फिर से हुआ है कि इसी में? एक और वो नहीं है ना, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अच्छा सुनो, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का मतलब है कि कोई सच्ची बात नहीं है कि हुई। हाइपोथेसिस के मतलब होता है मन से गढ़ा हुआ, मन गढ़ंत, ठीक है, जिसने जैसा सोचा, पढ़ा, समझा, उसने बोल दिया कि ऐसा है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस ऐसी मानी जाती है, इसकी कोई वेल प्रूफ नहीं है इतना अच्छे से, ठीक है। मटर 50 के 1 किलो, मटर 50 के 1 किलो, मटर 50 के 1 किलो, कम पड़े तो 2 किलो। मैं बनाऊँ अच्छा ना बने, कौन अभिषेक सर? सर थे 10th में थे, तो बताओ आगे। अरे वो क्या करते थे, मार्कर से तो वो ऐसे मारते थे, ऐसे, तो वो जैसे सर अच्छा लगा ना, फिर वो उसका फोटो खींचते थे। ये रंग बिरंगा क्यों हो जाता है? अरे I just want only green color. कितने बज गए? 50 मिनट की क्लास हो गई, तो 2 पेज 3 2 स्लाइड। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है ना, जो आपने PS2 और PS1 देखे हैं ना, वो एक्चुअली में PS2 सर हाँ जैसे जल्दी बोलो, अरे ठीक है, लिक्विड की एंजाइम्स पढ़ने हैं।
बता तो भैया। आएंगे ना? अरे हमें समझ नहीं आया था अच्छे से। अच्छा समझ में नहीं आया, ये कहो ना। तो मैं तो चल के रही थी। क्या? जैसे 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 क्या? बोलना साथ चले जाएंगे। तो थोड़ा जल्दी बोल रहे हो। हाँ हाँ करा देंगे, रिवीजन करा देंगे। सबने सुन ली। मतलब तुम्हारी क्लासेस लगती रहेंगी, तुम आते रहना। हाँ नहीं, एक चैप्टर छोड़ जाऊंगा मैं दीदी के लिए। कौन सा? मुझे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था ना तुम्हें, न्यूरल कंट्रोल वाला। अच्छा वही शुरू करेंगे। हाँ PS1 मैं होगा तो मैं एक मंडे रिवीजन देके चला जाऊंगा, ठीक है? किस चीज का? टेस्ट हो गया उसका? न्यूरल वाले का। अब सुनो, बात सुनो। तो जो PS2 है वो यहाँ होता है कोने में, PS1 का लोकेशन यहाँ होती है कोने में, ठीक है? आ रही है समझ में? तो मैंने कहा ना एक्चुअल लोकेशन जो हमने अभी पढ़ी है ना, वो एक्चुअल लोकेशन नहीं थी, वो तो बस मैं तुम्हें एक आइडिया दे दिया था तुम्हें कैसे काम हो रहा है, ठीक है? हमने जो पढ़ा था ना, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे होता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। क्या कहते हैं? नहीं सर, इसको तो वो लिखा है। प्लास्टोक्विनोन, क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन होगा, ठीक है? प्लास्टोक्विनोन, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम है वैसे। अभी तो आपने ETS बताया। ETS कहाँ बोला मैंने अभी? ETS तो बना रहा हूँ। हाँ सर बोला। अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला होगा बेटा, नहीं सर, आपने ETS ही बोला था। नहीं सर, वही बोला था एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही बोला है बेटा। आपको तो क्लिप पहले कर जाते बीच में ही तो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये है ETS। इसका नाम है साइटोक्रोम BF6, B6 है। B6 है। साइटोक्रोम B6F, ठीक है? तो अभी जो हमने पढ़े हैं ना सिस्टम, वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। और इस तरफ बनाया क्या? प्लास्टोसाइनिन, यह है प्लास्टोसाइनिन। ये PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, साइटोक्रोम B6F। लिख देता हूं यहाँ साइड में, याद रहे। ये जो लिखा है ना देखो हा हा ध्यान से देखो, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम है? क्विनोन, ठीक है? फिर जो हमारा ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F। क्लियर है? अब ये ETS का नाम है। फिर PS1 का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सॉरी, मैं जब भी कोई ये वीडियो देखेगा तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरप्शन ज्यादा हो जाता है। इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। क्या है? आई बात समझ में? तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। मैकेनिज्म वही रहेगा जो अभी तुम पढ़ चुके आ चुके हो, लेकिन थोड़ी सी चीज। Z कहाँ बनेगा? क्या? इसमें Z कैसे बनेगा? इसमें Z इसमें नहीं बनेगा, लेकिन वहां पे जब हमने पढ़ा था तो वहां बन रहा था, इसीलिए Z स्कीम कह दिया था, ठीक है? अब बात समझना ध्यान से, क्या होगी? क्या? तो दोनों अलग अलग थे सर? नहीं। कौन से? ये कीमो सिंथेसिस हुआ। नहीं, उन्होंने बोला है कि रियलिटी में ये ऐसे दिखते होंगे, पहले ही बोल दिया है मैंने ये।
ये क्या एक हाइपोथेसिस है। तो इसको नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोले ये? तो पर अरे बात तो सुनो मेरी। जेड स्कीम सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि लाइट की मदद से फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये इस बात को बताने के लिए बता रहा हूं मैं कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कि कैसे हाइड्रोजन आयंस के मूवमेंट से, अभी तुम्हें हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट नहीं पता है, H+ आयंस के मूवमेंट से किस तरीके से ATP बनता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प होती है, ठीक है, वो भी तुम सीखोगे। दिख रहा है ना सभी को? अरे दिखना यार, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? गलत आदतें हैं। अरे ये मतलब ये मान ही रही है, तुम मानोगे नहीं ध्यान से। ये मेरी नहीं मान रही है, मेरी जिंदगी करनी है। मैं तो सब लिया था, तो बता रही हूँ मिनिमम स्टाफ हो जाए। अब मान लो F1, ठीक है। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं। यहाँ PS2 लगा हुआ है, बीच में प्लास्टोक्विनोन लगा हुआ है, फिर साइटोक्रोम B6F है, फिर प्लास्टोसाइनिन है और फिर PS1 है, ठीक है। और इसके आसपास यहाँ पे क्या है? स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड के आसपास क्या है? स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है एक एंजाइम जिसका नाम है NADP रिडक्टेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम है भैया? थाइलाकॉइड ये है, और थाइलाकॉइड के बगल में स्ट्रोमा ही तो होगा। हाँ, तो याद रखना PS1 के बगल में एक एंजाइम होती है जिसका नाम क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। कौन सी एंजाइम? NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब कहानी देखो कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व होती है। अब हमको पता है यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, H2O स्प्लिट हो रहा है किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H प्लस ऑक्सीजन, ऐसे तो हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन तो किस में जा रहे हैं? PS2 में, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे हैं। मगर पूरे थाइलाकॉइड के अंदर H+ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि H+ तो कहीं भी नहीं जा रहा है अभी, यस और नो। तो हमने एक वर्ड पढ़ा है ऑस्मोसिस। क्या पढ़ा है? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस और नो। तो ध्यान से देखो, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करती है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 चैम्बर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? एक का नाम है F0, एक का नाम है F1। ये 2 चैम्बर है, ठीक है। तो ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन किस तरफ है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये H+ आयन बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात समझने की बात इतनी सी है कि जब भी टंकी के अंदर पानी ज्यादा भर जाएगा तो टंकी का पानी बाहर आने लगेगा, यही तो होगा। उसमें तो स्पेस ही नहीं है, तभी तो बोलता है पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करेंगे, ऐसी तो बोलता है वो। क्यों कहता है? क्योंकि टंकी के अंदर अब इतनी स्पेस नहीं है कि वो पानी को होल्ड कर पाए, इसीलिए उसके अंदर से पानी को बाहर निकालना शुरू किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह से ध्यान से देखो
थाइलाकॉइड के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है H+ आयन का कंसंट्रेशन, तो इसकी कैपेसिटी भी तो होगी कुछ। तो अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन बनेगा, और देखो मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वो यूज कर हाँ। रहे हैं, H+ निकल जा रहा है। हाँ है ना? हाँ, तो H+ क्यों निकल रहा है? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है स्ट्रोमा में, तो हर चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना चाहती है ना। जैसे मेरे को इसके बारे में जानकारी है तो मेरे दिमाग में इसका कंसंट्रेशन हाई है, तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है तो कंसंट्रेशन लो है, तो डाउन द हिल मूवमेंट हो रहा है ना। हाँ के ना, तभी तो तुम सीख पा रहे हो। अगर तुम्हें भी इतनी नॉलेज होती जितनी हमें पता है तो मैम तुम्हें कभी सिखा ही नहीं पाते। अरे ये बात समझ में Yes, sir. क्लियर है बात? तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ओवरफ्लो हो रहा है ये। अरे ये बात समझ। अब देखो निकलने के लिए और कोई जगह चैम्बर तो है नहीं, सिर्फ कहाँ है? यहाँ। इसीलिए H+ आयन कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से। नाम क्या है इसमें आपका? ये इसे ATP सिंथेटेज कहेंगे, ये वैसा लग रहा है। ठीक है? वो सेल में था। ATP सिंथेटेज है क्योंकि यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? आ रही है समझ में? तो बात सुनना ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के। जो जे देखा तुमने, जे देखा? अब इसमें तुम्हें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ATP बना दी। क्या बना दी? क्या इतनी आसानी से ATP बनेगी? देखो इसके हिसाब से तो ATP यही बन गई, दिख रहा है ना सभी को? सर ATS ने उसको ATP ATS ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया बगल से को किया ना, और बगल से ATP से ATP बना दिया। उनको ज्वाइन करके ना इनकी। हाँ। इतने तो सिंपल वे में इतना समझ में आया, लेकिन हकीकत में होता क्या है? ATP यहाँ नहीं बनती है, तो यहाँ बनती है। वहां तो कुछ बना ही नहीं। समझ लो, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाइपो, अब समझना क्या हुआ है, ध्यान से समझना। पर ये हाइपोथेसिस पहले बात तो समझ, हाँ मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है। अब H+ आयन जब बाहर आएंगे, यहां से बाहर आने लगेंगे, सुन लो ध्यान से। ये H+ आयन बाहर आएंगे और धीरे धीरे करके पूरे स्ट्रोमा में फैल जाएंगे, चारों तरफ फैल गए। तो जो PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, किससे? PS2 से, वो एक्चुअली में प्लास्टोक्विनोन्स के पास जाने से पहले कहां चला जाता है? H+ के पास। किसके पास चला जाता है? H+ के पास। बात तो सुनो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाने से पहले कहां चला जाता है? H+ पे। फिर ये H+ इसके साथ कंबाइन होके कहां मूव करता है? प्लास्टोक्विनोन में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आया। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है? बात सुनना, कैंसिल। फिर प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन और H+ को कहां मूवमेंट करा देता है? साइटोक्रोम B6F में। कहां मूव करा दिया? साइटोक्रोम B6F। अब देखो H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स के साथ आया है, किसके साथ आया है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो सीधी सी बात है, हाई एनर्जी के साथ आएगा, एनर्जी ज्यादा होगी। यस और नो? एक्साइटेड होके आया ना। अब वही हाई एनर्जी का जो H+ आयन है, वही हाई एनर्जी का जो H+ आयन है, वही इस H+ को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके ये कहां निकल जाता है? H+, चैम्बर से बाहर। तो यहीं पर F1 है ना, इसी का नाम है ATP सिंथेटेज। क्या नाम है? यहीं पर बैठा होता है ADP। कौन बैठा होता है? और बना देता है इस एनर्जी का यूज करके ATP। देखो सीधी रिएक्शन आ रही है कहां से? ETS से। ETS में जो H+ और इलेक्ट्रॉन गए तो H+ ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज किया और कहां निकल गया? सीधे। और निकलते समय एनर्जी देके गया किसको? ADP को। तो ADP ने किसको प्लस करा दिया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। और क्या बना दिया? ATP का मॉलिक्यूल। और H+ बाहर आ गया। अब H+ की एनर्जी फिर से कम हो गई है,
तो ये H प्लस आयन फिर से कहाँ चला जाएगा, PS2 के पास, कि भैया लाओ इलेक्ट्रॉन दो। फिर ये किसके पास मूव करेगा, प्लास्टोक्विनोन के पास, और प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6F में। B6F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा एनर्जी को किससे दे देगा, H प्लस को, और बोलेगा जाओ तुम फुर्ती में। तो ये जाएगा नीचे फुर्ती में। F1 के पास कौन बैठा होगा, ADP प्लस IP। इससे बोलेगा कि ये काम करो, जो हमारी एनर्जी है तुम ले लो, H प्लस हमें बाहर निकल जाने दो। तो H प्लस ऐसे ही बाहर निकलता रहेगा, घूमकर कहाँ चला जाएगा, PS2 के पास, फिर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके जाएगा, B6 तक पहुंचेगा, फिर से वो नीचे भेज देगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। नहीं आएगा समझ में? क्या हो रहा है, देखो फोर्ट, देखो इतनी बात समझ में आई कि H प्लस मुझे पूरी बताना चाहिए था, उससे तो कंफ्यूज हो रहा है। नहीं तो अरे सिस्टम में ही वही है। तो उसको याद रखने सर का उसमें बता दो H प्लस वाला, किसमें, उस वाले में। अरे बात तो समझो, चीज तो वहीं से उठ रही है ना, चीजें तो समझ में तो वहीं से आ रही है ना। अब इसमें सनलाइट आ रही थी, अरे वहाँ पे H प्लस का कोई रोल ही नहीं था। अरे क्यों नहीं, H प्लस का फिर जाएगा कहाँ H प्लस, वो तो बाद में बनाना। हाँ पहले मैंने तभी तो तुम्हें बताया, क्या पहले हम समझेंगे जनरल वे में, तब जाएंगे बायोलॉजिकल वे में, केमिकल वे में, एक्चुअल में क्या होता है। इसमें तो बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया ना, ये तो मैं बच्चों को भी समझा दूंगा तो वो समझ जाएंगे। तुम बायोलॉजिकली कैसे माइंड में चीजें एक्सेप्ट करोगे, तभी तो समझ पाओगे। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके साथ यहाँ पर H प्लस भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं H प्लस कैसे दिखा देता, सर वो उसकी सनलाइट आएगी ना सन से, तो पहले वो एक्टिवेट होगा या फिर ये H2 ब्रेक होगा। अरे जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन ही कहाँ निकालेगा। तो वही तो कह रही हूँ। हाँ तो ये निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। हाँ हाँ साइमल्टेनियसली प्रोसेस है ना ये आपने कब बताया सर? अरे एक साथ ही तो हो रही है। सर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, हम्म। मेम्ब्रेन से बाहर गया, हम्म, रहना H प्लस के पास गया। हाँ बाहर ही तो जाएगा, ये H प्लस आ जाएगा। H प्लस तो बाहर है, इलेक्ट्रॉन भी बाहर है। अरे मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है कि प्लांट पहली बार जीना सीखता है, ठीक है। बात सुन, माना मैंने अंदर H प्लस जाता है तो कुछ H प्लस तो बाहर पहले से ही होंगे ना, ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके उस H प्लस से कंबाइन हो सकता है। जब तक बाहर H प्लस नहीं होगा एक भी, तो ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएगी। अरे तो तुम पूछोगे तभी तो बताऊंगा। बता दो कि पहले से। हाँ पहले से भी तो मौजूद रहेंगे एक आध दो, तो वो H प्लस आयन कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक नए H प्लस आयन को बाहर निकालने का मौका मिलेगा। तुम रोज पानी देते हो पेड़ को, तभी तो वो एक दिन बड़ा होगा। तुमने पहले कभी पानी दिया होगा तभी तो वो आज फल दे रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने आज पानी दिया और आज ही फल आ गया हो। तुम आम के पेड़ से आम तोड़ने चलेगा और बोला कि लाओ मैं आज तुम्हें पानी दे देता हूँ, तो उसे पानी आज नहीं, आज से पहले भी दिया गया है, तभी तो वो आज फल दे पा रहा है। तो याद रखना H प्लस आयन पहले से होगा तभी तो वो आगे इलेक्ट्रॉन को प्रोसीड कर पाएगा। आ रही है बात समझ? अभी तो सिंपल वे में समझा दिया था, तभी तो मैं ले गया पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स। दोनों आंसर में हाँ आएगा। अरे ये सिंपल वे है। जेड स्कीम का पूछे तो तुम्हें किसी का नाम नहीं लिखना है। हाँ वो ये बताना चाह रहा है कि एक्चुअल में प्रोसेस जा कितनी डीपली रही है। अब स्कूल की क्लास होती तो तुम्हें है कर लो ऐसे करना है, सर जब वो लिखेंगे कि हाइपोथेसिस तब वो बात लिखेंगे। हाँ तो वैसे ही लिखेंगे। वैसे तो ये लिखना है। तुम्हें अगर कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताती है कि एक्चुअल में एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए H प्लस आयंस और बाकी केमिकल्स का क्या रोल है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, कमरे में दर्द नहीं है मेरे, ऐसे रख लिया था, ठीक है। तो ऐसे तुम यार समझ गए थे सर, मेरी दीदी कैसे थोड़ी आई। अरे तो मैं अबे लोगों की आवाज नहीं आती उसमें तो पढ़ ले। तो क्या हुआ था, ऐसे यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
ये स्प्लिटिंग होने की वजह से ही तो H प्लस आयन बाहर निकलना है चारों तरफ। तो क्या है, शुरुआत में कुछ ना कुछ H प्लस तो बाहर होंगे ही, तभी तो वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके प्लास्टोक्विनोन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन और H प्लस को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर H प्लस के साथ क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन। फिर ये किसको ट्रांसमिट कर देगा, साइटोक्रोम B6F को। फिर यही ETS है, BTS नहीं है, ETS। ठीक है, कौन है ये, ETS। तो ये ETS क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को H प्लस को देता है और बोलता है तुम जाओ स्पीड में नीचे। तो जैसे ही ये स्पीड में नीचे जाता है, यहां पर बैठे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देता है। क्या कर देता है, H प्लस के बाहर निकलने से ही ये दोनों जुड़ते हैं। क्लियर है बात? ADP यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रोमा में। कहां पे होते हैं, स्ट्रोमा में। हमने पहले इन दोनों को एक साथ पढ़ लिया था। ये स्ट्रोमा है। ये बगल में तो स्ट्रोमा ही है ना नीचे। हाँ, तो ये जो F1 तो वहाँ नहीं। F1 तो नीचे है, F0 जो है ना ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर है, और F1 स्ट्रोमा में है। क्या? ये स्ट्रोमा के अंदर तो डार्क रिएक्शन होती है ना। हाँ हाँ, तो ये बाहर कैसे जा सकती है? अरे ATP तो बाहर ही रहे। जब डार्क रिएक्शन तो तभी होगी ना जब ATP बाहर होगी, फिर इसको बाहर, अंदर से बाहर नहीं लाना पड़ेगा। अंदर क्या करेगी, तो बन रही है। हाँ लेकिन बाहर आके बनी तो तभी ना जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, सर NADPH भी बाहर आता भारी बनेगा। इकट्ठा तो भारी होना है ना, हाँ के ना, नहीं है मैं समझ में। अच्छा, ये स्ट्रोमा बन रहा है। हाँ स्ट्रोमा में, मतलब रिएक्शन सेंटर ये है थाइलाकॉइड्स, लेकिन इनके प्रोडक्ट कहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, स्ट्रोमा में, क्योंकि डार्क रिएक्शन तो स्ट्रोमा में करनी है ना। आपको समझ रहे हो ना, थोड़ा दिमाग में चीजें बढ़ रही होंगी। तो देखो पहले हमने क्या किया था, जेड स्कीम के टाइम पर इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को एक साथ पढ़ लिया था, पढ़ा था। अब हमने बस अलग कर दिया है। हाँ, तो क्या है, यहां से एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तब F1 क्या बनाता है, ATP। क्या बनाता है, बन गया ATP। अब ऐसे यहाँ पे स्ट्रोमा में ATP इकट्ठा होता जाएगा। फिर PS1, कौन, PS1। अभी जो डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा, प्लास्टोसाइनिन पे। कहां चला जाएगा, और प्लास्टोसाइनिन से कहां चला जाएगा, PS1। हाँ वहां चला गया। अब PS1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, हाँ के ना। तो फिर यहाँ पे कौन है, NADP रिडक्टेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, जो NADP प्लस से इलेक्ट्रॉन को जोड़ देगी और क्या बना देगी, NADPH। इस एंजाइम का नाम क्या है, रिडक्टेज एंजाइम। तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। सर इसे N का मतलब बता दो। किसका, N का फुल फॉर्म मतलब, N का मतलब क्या है? NADPH में नाइट कुछ है, रिलेटेड है, नॉन एडिनोसिन करके कुछ है, देख लेते हैं। तुम्हारा खाना नहीं बचेगा। वो खाना खाते ही नहीं। ओह सॉरी। मेरे यहाँ तो बन गया। देखो लो, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, याद कर लो, इसलिए आपने नहीं बताया। ठीक है। निकोटिन अमाइड, नहीं पूछ लो, लिख लो ना, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। लेकिन ऐसी चीजें पेपर में नहीं आती हैं, क्योंकि मैंने बता दिया ना, इसका यूज ही नहीं कर पाओगे तुम, इसको ATP में कन्वर्ट करके यूज कर पाएंगे। हाँ बस तुम्हें अगर फ्लेक्स मारना है किसी के सामने तो यूज करो निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। पीएच का तो याद ही रख लेना, फॉस्फेट हाइड्रोजन। डी का डाई न्यूक्लियोटाइड है, ए का एडेनिन है। एडेनिन तो दोनों में ही रहता है, ADP में भी रहता है, ATP में भी रहता है, इसको याद रख लेना, निकोटिनामाइड। ठीक है, एक ATP को देख लेना, व्हाट इज ATP NADPH इन बायोलॉजी, फंक्शन, फुल फॉर्म। क्या पूछो ना, डायग्राम से पता है। वो ऐसी करती है। पूछो क्यों?
सर ये जो H प्लस सुंदर कितना लग रहा है यार। इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर? तो तुम्हें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? हाँ पूछिए ना। सर वो नीचे प्रेजेंट है ना ATP और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नीचे से हाँ। जहाँ भी H प्लस आयन निकल रहे थे, तो सर ये वहीं पर कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? कहाँ? क्योंकि वो बाहर है। जब यहाँ, अंदर से कहाँ निकलते हैं? अरे नहीं यहाँ पे है, वो बाहर थोड़ी निकल रहे हैं। H प्लस बाहर आ रहा है, ये तो बाहर ही है, ये तो बाहर ही है। एटीपी सिंथेसिस तो नीचे ही है स्ट्रोमा में, H प्लस अंदर से बाहर आएगा तभी तो देके जाएगा इनको एनर्जी। नहीं आई बात समझ में? सर अंदर से बाहर तो निकल रहा है ना H प्लस आयन, हाँ, और नीचे वो प्रेजेंट है, बाहर स्ट्रोमा प्रेजेंट है। एडीपी और आईपी। तो सर वो जब H प्लस आयन निकलेंगे ना तो वो वहीं पे कन्वर्ट नहीं हो सकते एटीपी में। ये जो ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन के पास से फिर वहां से आ रहा है वो। अरे जब ये नीचे आ रहा है ना, जब भी आएगा तो एनर्जी के साथ ही आएगा, विदाउट एनर्जी आ ही नहीं सकता। समझ गए? मतलब तुम कह रहे हो कि पहली बार जब आया होगा तभी बना देता, तो पहली बार भी जब वो आया है ना तो एनर्जी को लेके ही आया है। फिर एटीपी बन जाएगा, फिर उसके बाद एटीपी बनता रहेगा। एक एटीपी से थोड़ी ना का काम होने हैं, बहुत सारी एटीपी लगेंगी। H प्लस आयन से एक एटीपी बनेगा। हाँ, एक एटीपी से काम थोड़ी ना हो रहा है। फिर H प्लस जाएगा, फिर से एटीपी बनेगी, बहुत सारी एटीपी चाहिए। तो ये जो H प्लस आयन उसके अंदर से निकल के आ रहा है थायराइड के, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में। हाँ, बाहर जो H प्लस आयन थोड़ी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। H प्लस आयन की जो एनर्जी है, एनर्जी इसको दी जा रही है जिससे एटीपी, एडीपी और आईपी एटीपी बना रहे हैं। H प्लस तो अलग हो गया, लो एनर्जी वाला, और ये चला जाएगा ऊपर। ये H प्लस तो अलग हो गया और चला जाएगा ऊपर, फिर से एनर्जी लेने घूमता रहेगा। समझ गए? पूरी चीज समझ में आ गई? कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आ गया? हाँ। तो एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है PS2 के, वो खुद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। फिर H प्लस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किसको दे देते हैं, साइटोक्रोम B6F को, जिसको हम ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम है। फिर ये ETS क्या करता है, इस H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ नीचे भेजता है, जिससे ये F0 और F1 नाम के प्रोटीन से बाहर निकलता है। इसी के बाहर एकदम गेट पर ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बैठे रहते हैं। तो ये अपनी एनर्जी एडीपी और आईपी को देता है और क्या बना लेता है, एटीपी, और H प्लस आयन को फ्री कर देता है। तो ये लोएस्ट एनर्जी का H प्लस आयन फिर से ऊपर जाता है धीरे धीरे करके, फिर इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक साइकिल तो यही चल रही है। फिर जो डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन से कहाँ जाता है, PS1 में। फिर यहाँ पर जब सनलाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो कहाँ चला जाएगा, NAD++ पे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा और क्या बना देगा, NADPH। क्या बना देगा, किस एंजाइम की मदद से, NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम बिल्कुल स्ट्रोमा, यहाँ PS1 के कोने में ही होता है। ठीक है, याद रख लेना कौन सी एंजाइम का यूज किया है, NADP रिडक्टेज। रिडक्टेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुमने रिडक्शन नाम की एक प्रोसेस पढ़ी है, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, पढ़ी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस एंजाइम का नाम क्या है, रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है, समझ में आई? तो इट इज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा है लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? लाइट रिएक्शन में कोई समस्या? लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो तरीके से फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। आ रही है बात समझ में? जब साइक्लिक की बात आएगी ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सीधे यहां आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, सीधे नीचे। क्लियर है ना बात? तब H प्लस का कोई रोल तब H प्लस का कोई रोल नहीं है। क्लियर है ना बात? और नॉन साइक्लिक में ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बात? हाँ के ना? और क्या, अब तो सही है ना? क्लियर है ना? आज नहीं रखते हैं।
क्योंकि मैं पढ़ा तो दूंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सर H प्लस आर इस साइड तो प्रेजेंट होगी। देख रहे हो ऐसी चीजें हो जाएंगी फिर अभी H प्लस ही खेल रहे हो, फिर कार्बोक्सिलेशन ही खेलते रहोगे।